अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बायोमोलिक्यूल वाला पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। मैंने आपको यहाँ पे सारे इवन हमने सारे स्ट्रक्चर्स भी बना के देखे, ये जो उन्होंने दिए हुए थे मोनोसेक्राइड के, फिर डाइसेक्राइड के। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर भी बनाने सिखाए, ठीक है, ताकि हमारी कोई चीज़ ऐसी मिस ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बोर्ड के पेपर में ना आती हो। हर चीज़ हमें आती हो, ठीक है, हर MCQ, हर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमें आता हो। चलें अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है, देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अगर आपने मेरे साथ पूरे चैप्टर की वर्ड टू वर्ड लर्निंग की है ना, तो ये एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व करना तो आपके लिए हलवा है। बिल्कुल आप आराम से खुद ब खुद MCQ सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद आपको आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि MCQ की एक एक लाइन जो होती है ना, वो बुक की लाइन है। ये आपको मैं प्रूव करके देती हूँ, देखना ज़रा, कोई भी ऐसा MCQ नहीं है जो बुक से बाहर आया हो, ठीक है। बोर्ड में भी इसी तरीके से आते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से, इसलिए मैं कहती हूँ पूरा चैप्टर याद कर लें, पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट ले लें, फिर अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें उस चीज़ को, तो इंशाल्लाह आपके कैसे फुल मार्क्स नहीं आएंगे इंशाल्लाह। फिर दुआएं करें अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला आपके ज़रूर फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं कि नामुमकिन बात है फुल मार्क्स लेना, फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के आते हैं। तो अच्छा, वो सबसे पहले हम MCQ स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? अब देखें, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हमने पढ़े, ये देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में हमने प्राइमरी फंक्शन क्या कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? प्राइमरी फंक्शन इनका क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने हमें एनर्जी देनी होती है। कैसे? ये जो रोटी आप खाते हैं, ये जो रोटी होती है कार्बोहाइड्रेट होती है ना, तो जैसी रोटी खाते हैं हमें फ़ौरन एनर्जी आ जाती है, हमें फ़ौरन लगता है हमारे अंदर ताकत आ गई है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये हैं ही सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वही बात है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्होंने एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है। बाकी MCQ भी देख लेते हैं, वो क्यों गलत है। एक्ट एज एंजाइम नहीं, कार्बोहाइड्रेट कभी भी एंजाइम नहीं होते, प्रोटीन हमेशा एंजाइम होते हैं, ये हमने प्रोटीन में पढ़ा। रेगुलेट प्रोसेसेस नहीं भाई, नहीं, ये प्रोटीन रेगुलेट करते हैं प्रोसेसेस को। ये देखिए, ये भी उन्होंने वर्ड बुक में से उठा के दिया हुआ, देखिए। हाँ, ये तो बात हमने प्रोसेस को रेगुलेट करने वाली जो बात थी तो प्रोटीन में पढ़ी थी, सही हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मेक मेम्ब्रेन, नहीं, मेम्ब्रेन तो नहीं बनाते, मेम्ब्रेन तो लिपिड्स बनाते हैं। आपने लिपिड बाइलेयर पढ़ी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो उसमें कौन बना रहा था मेम्ब्रेन? ज़्यादातर तो लिपिड होते थे ना, और प्रोटीन होते थे। स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप कैसे फ़र्क करेंगे मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। अब मोनोसेक्राइड आपको पता है, मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर, जिनके पास एक शुगर होती है। पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन्स शुगर, जिनके पास मैनी शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड वही होते हैं ना, शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ी जा रहे और मिलकर लंबी लंबी चेन बना रहे हैं, ये पॉलीसेक्राइड है। अब ये बात आपने पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? सिंगल शुगर है, सही बात है, यही तो ठीक बात है, ठीक है। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर, तो एक शुगर है, सिंगल शुगर है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये हमने मोनोसेक्राइड में डिटेल में पढ़ा, सारे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए कि ऐसे बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं क्या पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट है? नहीं भाई, नहीं, तो गलत है। याद रखना है, पॉलीसेक्राइड्स कभी भी स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, हमेशा टेस्टलेस होते हैं, हमने टॉपिक में पढ़ा है। मोनोसेक्राइड मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ती जाती है ना, उनका टेस्ट खत्म होता जाता है। पॉलीसेक्राइड में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के, तो इसलिए इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये बात हमने पॉलीसेक्राइड में लिखी हुई है इस टॉपिक में, मैं आपको अपने से नहीं बता रही है, देखें। पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस, पॉलीसेक्राइड का तो टेस्ट नहीं होता, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स अलबत्ता बहुत अच्छे, बहुत स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये देखिए। मोनोसेक्राइड्स क्या है? स्वीट टेस्ट, मोनोसेक्राइड्स का स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है क्या मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल? नहीं भाई, नहीं, मोनोसेक्राइड्स तो कभी प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं होते। पॉलीसेक्राइड्स प्लांट की सेल वॉल के अंदर होते हैं, ये बात हमने पॉलीसेक्राइड वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स डिसॉल्व इजीली? नहीं भाई, नहीं, पॉलीसेक्राइड तो इजीली डिसॉल्व ही नहीं होते। मोनोसेक्राइड इजीली डिसॉल्व होते हैं, ये बात हमने, अगर आपने टॉपिक मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, क्योंकि मोनोसेक्राइड में क्या है, एक ही तो शुगर का मॉलिक्यूल है, तो वो आराम से पानी में हल हो जाता है और बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, स्वीट टेस्ट आता है। लेकिन पॉलीसेक्राइड में तो इतने ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल है, इतने ज़्यादा, तो ये ज़्यादा जल्दी इनकी सोलिबिलिटी नहीं होती, ये ज़्यादा जल्दी हल नहीं होते, ठीक है। तो ये बात गलत है। अगला क्या है? व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज। वो कहता है सेलुलोज के बारे में क्या बात ठीक है? सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड है ना सेलुलोज एक, हमने पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में सेलुलोज पढ़ा, हमने स्टार्च पढ़ा, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इट इज़ स्वीट इन टेस्ट? नहीं भाई, नहीं, सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है, ये बात तो आपको पता है ना, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड वाले टॉपिक में हमने पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में सेलुलोज को पढ़ा, तो ये अगर ये पॉलीसेक्राइड है तो ये स्वीट नहीं हो सकता, मीठा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉलीसेक्राइड तो टेस्टलेस होते हैं, उनको तो टेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, सही है। तो ये स्वीट इन टेस्ट गलत बात है।
दूसरा, इट इज़ डाइजेस्टिबल बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या इंसानों के अंदर ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, इस सेलुलोज को। डाइजेस्ट का मतलब है इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सके, नहीं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना एक एंजाइम होता है सेलुलेज एंजाइम, वो एंजाइम हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ये वजह है कि हम फिर पौधे, हम ना ये चारा वगैरह नहीं खा सकते, ये जो पत्ते वगैरह होते हैं, ये जो चारा वगैरह होता है, हम ये नहीं खा सकते, ये सिर्फ जानवर ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने सेलुलेज एंजाइम रखा हुआ है। वो एंजाइम क्या करेगा, जब वो ये चारा वगैरह खाएंगे, चारा वगैरह के अंदर सेलुलोज होता है, क्योंकि प्लांट्स हैं, तो वो एंजाइम उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। और वो फिर जो टूटेगा, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, वो ब्लड में चले जाएंगे। सही हो गया, क्योंकि सेलुलोज तो खुद बहुत बड़ा है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन हमारे अंदर तो वो एंजाइम ही नहीं है, इसलिए हमने चारा वगैरह नहीं खा सकते, इसलिए हम पत्ते वगैरह नहीं खा सकते, ठीक है। अगली बात है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, सेलुलोज ने प्लांट्स के अंदर, प्लांट की सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा था सेलुलोज होता है, तो इसने स्ट्रक्चर सपोर्ट देनी है। कैसे? क्यों? क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है, और सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल का क्या मकसद है, चैप्टर नंबर 3 में सेल वॉल वाले टॉपिक पे हम पढ़ के आए हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वही बात है, तो सेलुलोज भी तो यही काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स को स्ट्रक्चर, प्लांट को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। अगला, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, नहीं, ये तो पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड तो कभी पानी में हाल ही नहीं होते, ये तो इनसोल्यूबल है, गलत बात लिखी हुई है, ठीक है। अगली बात वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? ये तो बहुत अहम बात हम पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको इसलिए, वैसे तो अगर आपने मेरे साथ पूरा चैप्टर पढ़ा तो आपको याद होगा कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ लेकिन कि आपको यकीन हो सके कि कोई चीज़ आउट ऑफ बुक नहीं आती। देखें, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वही बात उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है कि कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक हो गया। कि और इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का मैंने आपको बताया था, ये हार्मोन होता है, इसने क्या करना होता है, खाना खाने के, जब हम खाना खाते हैं ना, तो जब रोटी वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खास तौर पर खाते हैं, रोटी खा लिया आपने, चावल खा लिया आपने, आलू खा लिया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड के अंदर जो ज़्यादा हो गया है, आपने रोटी खाई, रोटी में ग्लूकोज है, आपने चावल खाए, उसमें ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है ब्लड के अंदर इंसुलिन ने। अगर इंसुलिन नहीं होता ना, तो वो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम नहीं होता, ज़्यादा ही रहता है, जैसे शुगर हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। कोलेजन, कोलेजन तो आपको पता है एक प्रोटीन है जो स्किन के अंदर मौजूद होती है, आपकी स्किन को टाइट रखती है, ठीक है। और कैरेटिन आपको पता है ये वो प्रोटीन है जो आपके हेयर के अंदर, नेल के अंदर, नाखूनों के अंदर मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन का सिर्फ किरदार है, ठीक है। इसको मैं टिक कर दूं ताकि आप भूल ना जाएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ये है और इसका सही आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड डिटरमिन्स इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। यूनिक प्रॉपर्टी मतलब सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो वो मुख्तलिफ क्यों हैं? आर ग्रुप की वजह से। कैसे? ये देखें, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है, एच भी होता है, सिर्फ फ़र्क आर में आता है, ठीक है। ये आर जो होता है ये साइड ग्रुप है आर, ये सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर मुख्तलिफ होता है। जिस तरह कि अगर ये हाइड्रोजन होगा तो हम उसको ग्लाइसिन कहते हैं, अगर CH3 होगा तो ये हम एलानिन इसको कहते हैं। ये बात मैंने आपको नीचे पढ़ाई लिखी हुई है, देखें, अगर हाइड्रोजन एटम है तो ग्लाइसिन, अगर CH3 यहाँ पे लगा दो तो ये एलानिन बन जाएगा, ठीक है। तो किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है? आर से फ़र्क पड़ रहा है ना। तो वही बात उन्होंने पूछी हुई है कि प्रोटीन्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है अमाइनो एसिड के अंदर जो उसको यूनिक बनाता है, यूनिक का मतलब है सबसे मुख्तलिफ बनाता है, वो आर ग्रुप है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगली बात उन्होंने पूछी कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो डिफेंस में, हमारे हिफाजत में, हमारे दिफा में रोल प्ले करती है अगेंस्ट पैथोजन बैक्टीरिया। पैथोजन का मतलब है पैथो मीन्स डिजीज़, जन मीन काजिंग, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे पैथोजन हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, कोई वायरस एंटर हो जाता है, ठीक है, कोई और इन्फेक्शियस मटीरियल, इन्फेक्शियस पार्टिकल एंटर हो जाता है, तो उससे लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हथियार रखे हुए हैं, हमारी बॉडी की आर्मी है। वो आर्मी कौन सी है? एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ऐसे करके एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाके वो जो बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, वो कहते हैं, बैक्टीरिया को कहती हैं आ जाओ भाई आ जाओ, उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ऐसे करके, ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ऐसे करके दबा लेती हैं, और बैक्टीरिया को जब दबा लिया है तो इसको आके वाइट ब्लड सेल ने खा लेना, इन दोनों को। तो वाइट ब्लड सेल ने उसको ख़त्म कर दिया, इसलिए हम कहते हैं ना वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी की आर्मी है।
ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं। और जबकि फाइब्रिनोजिन के बारे में आपको पता है क्या है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन तो एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मायोसिन आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ये भी हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में पढ़ा। आपके मसल्स के अंदर मौजूद होती है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जिस तरह ये मेरे मसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर इस मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होगी। और हीमोग्लोबिन का हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है इसने। तो अगला वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ मोस्ट लिपिड। लिपिड किस चीज़ से मिलकर बना होता है आपको पता है? लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आप लिपिड वाले टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, फैटी एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दोनों के स्ट्रक्चर भी हमने देखे, ठीक है। तो और अमाइनो एसिड तो प्रोटीन को बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इन्होंने डीएनए और आरएनए बनाना होता है। और सिंपल शुगर्स ने आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बनानी होती है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है आपको पता है? जो अनसैचुरेटेड मैंने आपको बताया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, एस से सैचुरेटेड, एस से मैंने कहा था सिंगल, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और एस से सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, सब में 3 एस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड होते हैं, सिंगल होते हैं, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में अलबत्ता डबल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड की वो बात कर रहा है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या ऐसी चीज़ है जो इसको मुख्तलिफ करती है सैचुरेटेड से? अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड होता है इन द हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था टॉपिक में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। अच्छा, दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम अनसैचुरेटेड के अंदर। नहीं भाई नहीं, अनसैचुरेटेड के अंदर तो हाइड्रोजन एटम कम होते थे, ये भी बात हमने पढ़ी थी। सैचुरेटेड में हाइड्रोजन एटम ज़्यादा थे, ठीक है। ये गलत बात लिखी हुई है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या अनसैचुरेटेड सॉलिड होते हैं? नहीं भाई, सॉलिड तो सैचुरेटेड होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट। क्या अनसैचुरेटेड सिर्फ एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल फैट के अंदर नहीं? एनिमल फैट के अंदर पाए नहीं जाते, एनिमल फैट के अंदर तो सैचुरेटेड पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो एनिमल फैट होती है चर्बी सॉलिड होती है ना, और सॉलिड तो सैचुरेटेड नहीं होना है, ठीक हो गया। ये हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। वो कहता है कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। हाँ, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का काम है ना, तो हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन है, ये भी बात ठीक है। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नहीं भाई नहीं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो आपके डीएनए ने कैरी करनी होती है, याद है ना आपको, डीएनए ने कैरी करनी होती है, तो इसलिए ये एक फंक्शन प्रोटीन का नहीं है। हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। हाँ, प्रोटीन है, फूड को भी डाइजेस्ट करने में आपकी मदद देनी होती है, ठीक है। कैसे? प्रोटीन, इंजाइम आपके सारे प्रोटीन है, और इंजाइम ने तो आपके खाने को तोड़ना है, और तोड़ के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के ब्लड के अंदर डालना है, ठीक है। फाइट अगेंस्ट पैथोजन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आपकी, ये प्रोटीन्स होती हैं ना, और ये पैथोजन जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ती हैं, ठीक हो गया। अगला उन्होंने कहा न्यूक्लियोटाइड को कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं। मैंने आपको रटाया जब हमने न्यूक्लियोटाइड वाला टॉपिक पढ़ा, 3 चीज़ें न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन स्पेस। ये तो हमने रट्टा मार लिया था, हमने बहुत अच्छे से समझा भी था कि न्यूक्लियो, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, इसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है। ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड को मैंने आपको स्ट्रक्चर से बताया था कि 3 चीज़ें न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। क्या? फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर, और वो भी 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोस शुगर, और तीसरा नाइट्रोजन स्पेस। तो वही उन्होंने पूछा हुआ है। अगला लास्ट हमारा एमसीक्यू क्या है? विच नाइट्रोजन स्पेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी ऐसी नाइट्रोजन स्पेस है जो डीएनए के अंदर पाई जाती है, सॉरी आरएनए के अंदर पाई जाती है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं होती? यूरासिल, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एडिन, 4 नाइट्रोजन स्पेसिस होती है ना, ATGC, एडिनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, ये चारों डीएनए के अंदर हैं, और एक यूरासिल। लेकिन इनमें से जो यूरासिल है ना, ये सिर्फ आरएनए के अंदर होती है, ठीक है। ये और ये तीनों भी आरएनए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 4 नाइट्रोजन स्पेसिस होती हैं ना, टोटल 5 होती हैं, एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल। इनमें से ये जो यूरासिल है ना, ये सिर्फ आरएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये इसने डीएनए के अंदर नहीं होना, और ये जो बाकी चारों है ना, इन्होंने डीएनए के अंदर होना है, ठीक है। डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर यूरासिल है, और आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होती, ठीक है। आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरासिल आ जाती है और थायामीन गायब हो जाती है, ठीक हो गया। थायामीन मौजूद नहीं होती, ये भी हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सारे एमसीक्यू जो होते हैं वो टॉपिक के अंदर से ही होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉपिक के बाहर से हो। अगले उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्या है, बहुत आसान है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। वो कहते हैं बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। ये भी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक सारा याद किया होगा तो फिर आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पूछे हैं, तो ये देखें, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपने बता देने हैं।
ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आपने बता देने हैं। अगरचे शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन आपने सारे लिखने हैं। सही हो गया। उसके बाद वो कह रहा है हाउ डू द 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट। अब उन्होंने खाली टेस्ट की बात की, उन्होंने कहा तीनों कार्बोहाइड्रेट के 3 ग्रुप है ना, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये देखें, सॉरी डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, फिर आगे डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। तो उन्होंने कहा इन तीनों में क्या फ़र्क है टेस्ट के लिहाज से। तो अगर हम खास तौर पर टेस्ट के लिहाज से बात करें ना, तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये स्वीट टेस्ट है, बहुत मीठा टेस्ट होता है इनका, लेकिन जो डाइसेक्राइड है ये लेस स्वीट इन टेस्ट है, इनका भी टेस्ट मीठा है लेकिन कम है, मोनोसेक्राइड से कम है। और पॉलीसेक्राइड तो बेचारे हैं ही टेस्टलेस, नो टेस्ट, कोई जायका ही नहीं होता पॉलीसेक्राइड का। ठीक हो गया, ये उन्होंने इसका ये आंसर आ जाएगा। आपने बता देना कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो वेरी स्वीट इन टेस्ट हैं, और जो ये कहाँ पे हम आ गए, और जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स होते हैं उनका लेस स्वीट इन टेस्ट है, और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं बिल्कुल टेस्टलेस हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स और 2 डाइसेक्राइड्स के नाम लिखें। बहुत आसान है, मोनोसेक्राइड्स आप खुद ही बताएं। 2 कॉमन मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, ये कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं। और डाइसेक्राइड्स में 2, सुक्रोज, माल्टोज। बहुत आसान है, ये बस नाम लिख देने आपने। ठीक हो गया। आगे उन्होंने कहा है विच मोनोसेक्राइड मेक अ सुक्रोज मोलिक्यूल। आपको पता है सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, डाई मीन्स 2, दो, इसका मतलब इसको 2 शुगर के मोलिक्यूल मिलके बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन से 2 शुगर के मोलिक्यूल मिलके बना रहे हैं, तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये देखिए, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, सुक्रोज को ग्लूकोज बनाता है और फ्रुक्टोज बनाते हैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर सुक्रोज को बनाना होता है। आगे वो कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। ये भी मैंने आपको बताया कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड की अगर वो बात करें, ठीक है, तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड जो होता है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था आपके लिए, कहाँ पे चला गया वो, ये देखें, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड की अगर वो बात करें तो प्लांट्स में स्टार्च होता है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है। ये बात आपने याद कर लेनी है, चूँकि उन्होंने प्लांट्स में पूछा है तो प्लांट्स में हम स्टार्च लिख देंगे। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अमाइनो एसिड को डिफाइन करें और उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। बहुत आसान है, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ये अमाइनो एसिड को डिफाइन कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, नहीं बल्कि अमाइनो एसिड की डेफिनेशन अच्छी ये है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिफाइन कर दें और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर लिख दें, और साथ में ये स्ट्रक्चर की डायग्राम भी बना दें। डायग्राम ज़रूर बनाएं, मतलब डायग्राम तो नहीं है, एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर बनाएं कि कार्बन एटम है, और मैंने आपको बनाना सिखाया कैसे बनाना है, बहुत आसान है। कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन एटम लगा दो, ऊपर R लिख दो, ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स बताएं। लिपिड्स के आपको पता है 2 ही कंपोनेंट है बेसिक, कौन कौन से, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, और उनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया और फैटी एसिड्स का भी हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया। याद करें, फैटी एसिड्स के 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों के स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रा करके दिखाए थे कि कैसे ड्रा करने हैं। ठीक है, और ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर इस तरह करके मैंने आपको पूरा ड्रा करके दिखाया था कि कैसे ड्रा करना होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ RNA, राइट देयर फंक्शन। RNA की क्या टाइप्स है और उनके फंक्शन बताएं। बहुत आसान है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा। मैंने अपने जब टॉपिक आपको पढ़ाया तो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। देखें, RNA की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, और तीनों के फंक्शन उन्होंने लिखे हुए हैं टॉपिक्स में, तो तीनों आपने लिख देने हैं। उसके बाद उसने पूछा DNA का फंक्शन बताएं। DNA क्या काम करता है, तो DNA का फंक्शन भी यहाँ पे सारी तो डायग्राम वो हेडिंग्स बनी हुई है बुक के अंदर पहले ही से ही। ठीक है, तो ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ DNA यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है, ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि डिटेल में नोट बताएं, क्या कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखें किस पे, ऑन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल बात है, तीनों जो क्लासेस है ना कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तीनों के आपने स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और उनके रोल भी लिखने हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने अपनी वीडियो में आपको डिटेल में बनाने सिखाए हैं कि कैसे आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो ये वही देखें जो हमने यहाँ पर सीखे थे स्ट्रक्चर्स बनाने, तो वो उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिए हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर बनाने हैं, और आप इसके मेरे लेक्चर देख लें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये स्ट्रक्चर इजी वे में बनाना सिखाऊं। ठीक है, ये सारे, तो ये आपने क्या करना है, मोनोसेक्राइड के पहले बारे में लिखना है और उसके बारे में सारा लिख के उसके स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। इसी तरीके से आपने पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड के बारे में लिखना है और उसके इसी तरीके से दोनों एग्जांपल की लिखनी है, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है और ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगी जिसमें मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के दोबारा स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी लेक्चर में भी सिखाए थे। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स इसी तरीके से आपने, और पॉलीसेक्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो तो बहुत ही आसान है। देखें, मुश्किल ही बिल्कुल नहीं है। देखें,
सेलुलोज बना देना, आप ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते। और सेलुलोज में सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ग्लाइकोजन में वही मॉलिक्यूल आपस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़े हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो कोई ऐसे जा रहा है, तो कोई ऐसे जा रहा है, बस टेढ़े टेढ़े थोड़े जोड़ने हैं, ठीक हो गया। तो ये भी मैंने आपको सिखाए थे, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है फंक्शन ऑफ प्रोटीन लिखे, तो प्रोटीन के फंक्शन भी सारे उन्होंने डिटेल से हेडिंग बड़े अच्छे से लिखे हुए हैं। तो ये सारे अपने प्रोटीन के फंक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, ये तो लिपिड्स के फंक्शन है, प्रोटीन के फंक्शन ये वाले हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे प्रोटीन के बहुत अच्छे फंक्शन हमने पढ़े थे जब हमने प्रोटीन का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि फैटी एसिड्स के बारे में बताएं, उनके टाइप्स को बताएं। तो सिंपल बात है, फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स की उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी वीडियो में आपको फैटी एसिड की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन डिटेल में बताई, वो लेक्चर आप देख लें। और ये फैटी एसिड्स का हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अनसैचुरेटेड का कैसे बनाना है, सैचुरेट, ठीक है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये आप काइंडली लेक्चर देख लें, क्योंकि अब दोबारा मैंने यहाँ पर बताना शुरू कर दिया तो फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको लेक्चर में सारा पहले डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल बताएं, ठीक है। और ये बताएं कि लिपिड्स कैसे अपना रोल किरदार अदा करते हैं एनर्जी को स्टोर करने में। पहले तो आपने फैट और ऑयल का बताना है, ठीक है। ये फैट एंड ऑयल, इसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। ये उन्होंने फैट और ऑयल का स्ट्रक्चर भी पूछा, तो ये आपने इन फैट और ऑयल का स्ट्रक्चर भी बनाना है, और मैंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। ये आपने सारा लिख देना है, ठीक। उसके बाद उसने बताया कि लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं, कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था। तो ये वाला पहले वाला जो पैराग्राफ है ना, वो ये बता रहा होता है कि लिपिड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। ये भी मैंने आपको सारा डिटेल में पढ़ाया था। इधर से लेकर इतना आपने लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूछा हुआ है, मतलब अगर आप पूरा चैप्टर एक बार याद कर लेते हो तो आपको बार बार ये सारे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का एक्सप्लेन करें और डिस्कस करें द बेस पेयरिंग इन दिस स्ट्रक्चर। बेस की क्या पेयरिंग है, एडेनिन किसके साथ बेस, जैसे कि हमने बेस पेयरिंग में डिस्कस किया हुआ है, एडेनिन ने थायमिन के साथ ही पेयर बनाना है, गवानिन ने साइटोसिन के साथ ही बनाना है, और इन दोनों के दरम्यान में डबल बॉन्ड होते हैं, इन 3 के दरम्यान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो मैंने डिटेल में आपको लेक्चर में पढ़ाया, तो ये आपने सारा ये बताना है, ये सारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, सारा डिटेल से एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए। डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे आरएनए को देनी है, और आरएनए फिर कैसे प्रोटीन को देनी है। तो ये मैंने बड़ी खूबसूरत कहानी बादशाह, वज़ीर और नौकरों वाली बना के आपको बताई थी इस टॉपिक में, जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो इसमें ये वाला आना है सारा का सारा कि डीएनए ने अपना पैगाम आरएनए को देना होता है। ये देखिए, डीएनए ने अपने पैगाम आरएनए को देना है, और आरएनए ने जाके अपना पैगाम बाहर जो राइबोसोम होते हैं, जो पढ़े लिखे वर्कर्स होते हैं, उनको जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, और उन्होंने फिर प्रोटीन्स बनानी होती है। इस तरीके से काम चलता है। इसको सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं, ठीक है। देखें, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोगमा आ जाए, या इस तरह आ जाए कि डीएनए और आरएनए की वर्किंग बताएं, या ये वाला जो अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आ जाए। तो इसमें आपने यहाँ से लेके ये सारा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि 2 उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वाटर की अहमियत बताएं इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यही बायोमोलिक्यूल्स है ना। और इंजाइम भी बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इंजाइम का अलग चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल हैं क्या, वो मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, तो इंजाइम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा उनमें पानी की अहमियत बताएं, पानी अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे लिखना है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में आप ये लिखें कि वाटर जो है ना एक गुड सोलवेंट है, ठीक है। वाटर जो है एक गुड सोलवेंट है, बहुत अच्छा सोलवेंट है। सोलवेंट का मतलब है एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट जो होता है ना, जिस तरह के चीनी है, चीनी को आप पानी में हल करते हो, तो जो चीनी है ना वो सोल्यूट है, ठीक है। और जो पानी होता है ना जिसमें आप हल कर रहे हो, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, उसको सोलवेंट कहते हैं। तो पानी एक सोलवेंट है, बहुत अच्छा सोलवेंट है, बहुत से मॉलिक्यूल को अपने अंदर हल कर लेता है। ये पानी की अहमियत है। दूसरी बात वो कहता है कि पानी ने हेल्प करनी है केमिकल रिएक्शन में। हमारी बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो एक्वस इन्वायरमेंट में होते हैं। एक्वस इन्वायरमेंट का मतलब है कि उन रिएक्शन को होने के लिए पानी चाहिए, वो पानी में रिएक्शन होते हैं हमारे। तो पानी की इतनी अहमियत है, ठीक है। तीसरा, पानी ने क्या करना है, मेंटेन, बरकरार रखना है शेप ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, 4 बायोमोलिक्यूल है ना, इनकी शेप को बरकरार रखना है। कैसे, एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ। मिसाल के तौर पर डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है ना, तो डीएनए को पानी ने क्या करना होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर हीट नहीं होने देनी। तो जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट नहीं होगी, है ना, या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो आपका डीएनए बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए का ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल। अगर ज़्यादा हीट हुई ना, ज़्यादा हीट एनर्जी हुई, तो ये डीएनए ख़राब हो सकता है, ये इस डीएनए का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा डीएनए। या अगर पानी ने क्या करना है, थोड़ा ना मॉइस्चर से इन्वायरमेंट देना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई ना, तब भी ये डीएनए का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो पानी ने इस तरीके से डीएनए और बायोमोलिक्यूल की शेप को मेंटेन रखना है। चौथा, आपको पता है पानी ने आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा, अगले चैप्टर नंबर 5 है गालबन या 6 है, उसमें हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा। होम्योस्टेसिस में कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। कैसे रहता है? पानी की वजह से। पानी, आपको पसीना आता है ना, तो पसीना आने से आपका बॉडी का टेम्परेचर, अगर ज़्यादा आपको गर्मी लग रही होती है तो वो मेंटेन हो जाता है। तो पसीना जो आ रहा है वो भी तो पानी निकल रहा है ना। तो इस तरीके से पानी ने हेल्प करनी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ये जो फूड आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो आप सांस ले रहे हो, सांस मैं ले रही हूँ तो मेरे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के अंदर तैर के जा रही है ना, कहाँ तक? आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन तक जो ऑक्सीजन जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है। तो ब्लड के अंदर भी ज़्यादातर पानी ही होता है, 90% ब्लड के अंदर पानी होता है। क्योंकि आप आगे जाके 10th क्लास में आपके चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे कि जो वाटर होता है ना, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। तो इसलिए ये हम कह रहे हैं कि जो पानी होता है, वाटर होता है, इसने ऑक्सीजन की, फूड की और जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना है। वेस्ट मटेरियल कैसे? आप यूरिन करते हो, ठीक है, तो ये जो यूरिनेशन आप करते हो, वो यूरिन क्या होता है? उसमें जो पानी के अंदर आपका जो बॉडी सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, किडनी आपकी क्या करती है? वो यूरिन बनाती है ना। तो किडनी, जो गुर्दे होते हैं, वो आपका यूरिन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपके बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो सारा उन्होंने पानी में डाल देना है, पानी में घोल देना है, और वो फिर यूरिन की सूरत में बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी से बाहर निकले है, वो भी तो पानी के अंदर डाल के यूरिन बना के उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से पानी की अहमियत है। अगला उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट, परसेंटेज बताएं किसकी, कार्बोहाइड्रेट बताएं कितना होता है, प्रोटीन कितनी होती है, फैट कितनी होती है, और पानी कितना होता है। किसमें? फॉलोइंग प्रोडक्ट में। ये रोटी में बताएं, बर्गर में बताएं, कक्यूम्बर खीरे में बताएं, अंडे में बताएं, ठीक है, चावलों में बताएं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि किसमें? चावलों में बताएं, पोटैटो फ्राइज़ जो होती हैं उनमें बताएं, कैरेट गाजर में बताएं कि हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट कितनी है, प्रोटीन कितनी है, फ़ैट कितना है, वाटर कितना है, और उनको आपस में कंपेयर करके बताएं किस में फ़ैट ज़्यादा है, किस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है। वैसे इतना ये मुझे नहीं लगता याद करना ज़रूरी है, पेपर में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हम किसी की भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते, ठीक है। रोटी में आपने याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो 18% होता है, ठीक है, प्रोटीन 3% है, और फैट भी 3% है, और वाटर तकरीबन होता ही नहीं है रोटी में। बर्गर में जो कार्बोहाइड्रेट 12% है, प्रोटीन 8% है, फैट 5% है, वाटर 60% है। कक्यूम्बर खीरे में देखें कितना ज़्यादा पानी है, 95% तो पानी है, और बहुत कम फैट है, बहुत कम प्रोटीन है, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है। अंडे में देखें प्रोटीन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और अंडे में वाटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कुकड राइस जो होते हैं ना, उनमें भी देखें कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा है, वाटर भी 68.7% है। रॉ पोटैटो जो कच्चा आलू होता है, उसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट है 17.7%, 2.1% प्रोटीन है, फैट 0.1% है, वाटर 80% है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको ये एग्जांपल, पहले ये वाली एग्जांपल समझाऊं, या हम ये वाली देखें बर्गर वाली, तो इसमें वो कह रहा है कि अगर 100 हिस्से हो ना, तो उस 100 हिस्से में से बर्गर के अंदर 60 हिस्से पानी मौजूद है, 5 हिस्से फैट के हैं, 8 हिस्से प्रोटीन के हैं, 12 हिस्से कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो ये इनका बताने का मकसद है, ठीक है। इसी तरीके से फ्राइज़ में देख लेना आपने, कैरेट में देख लेना है। अब इससे हमारा ये नतीजा निकलता है कि जो आपका खीरा होता है ना, और जो गाजर होती है, ये बहुत हाइड्रेटिंग एजेंट है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। खीरे के अंदर देखिए 95% तो पानी था, ठीक है। इसी तरीके से कैरेट के अंदर देखिए 88% पानी है। तो ये दोनों बहुत हाइड्रेटिंग एजेंट है। हाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर के मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा है पोटैटो जो आपके आलू होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। ये देखिए पोटैटो कहाँ पे, ये काफ़ी 80% वाटर है, और रिच इन कार्बोहाइड्रेट भी पोटैटो में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। देखें उसके अलावा वो कहते हैं कुकड राइस, जो पके हुए चावल होते हैं ना, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और रोटी जो होती है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोटी के अंदर फैट और प्रोटीन बहुत कम होती है। यही वजह है कि जब आप रोटी खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो रोटी खाते हो तो फ़ौरन एनर्जी आपको आती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच है, उसमें फैट और प्रोटीन तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स एग्स और जो बर्गर होते हैं, अंडे और बर्गर, वो प्रोटीन रिच होते हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने मसल्स बनाने होते हैं ना, बड़े बड़े मसल्स, बाइसेप, तो उनको मसल बनाने के लिए मसल्स के अंदर प्रोटीन होती है ना। इस तरह करके मसल्स होते हैं आपके बाइसेप वगैरह, जो
जिम में काम करते हैं, मतलब जिम में वर्कआउट करते हैं ना, ऐसे करके। तो ये जो मसल होता है ना, मसल के अंदर प्रोटीन ही होती है, मसल के अंदर होती प्रोटीन है, तो इसलिए उनको कहा जाता है आप अंडे खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 6 उनको अंडे खाने पड़ते हैं उबले हुए। क्यों? क्योंकि अपने मसल बना रहे हैं, जब उनका मसल बल्की हो रहा है तो मसल के अंदर तो होती प्रोटीन है, तो एग उनको प्रोटीन देगा, क्योंकि एग प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। इसी तरीके से बर्गर्स भी प्रोटीन रिच होते हैं। फ्राइज़ जो होती हैं, आपको पता है फ्राइज़ में कार्बोहाइड्रेट है, आलू है, फ्राइज़ आलू से बनी है ना, तो आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो फ्राइज़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जी, इस तरीके स्टूडेंट्स हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर्स और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।